नमस्कार, मैं मनोज राजन त्रिपाठी। इलेक्शन यात्रा में आज बनारस की इन मलंग गलियों में आज आपको दोबारा लेकर जाऊंगा और बताऊंगा कि यहां सिर्फ लाउड स्पीकरों का शोर और नेताओं के भाषणों का संजाल नहीं है, बल्कि गरीबी का एक ऐसा जाल भी है जिसमें बुनकर फंस कर रह गए हैं। बीएचयू के छात्र क्या कहते हैं ये भी आपको बताऊंगा और दिखाऊंगा कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस यहां क्या कर रही है। तो चलते हैं और चखते हैं बनारस की मिठास, उसमें सियासत की खटास। कबीरदास जी जुलहे थे, वो ताना बाना बुनते थे। ये ताना बाना आज भी बनारस में बुना जा रहा है, लेकिन बहुत ही बदतर हालत में है। जो धागा बनाते हैं, फिर मशीनों पर हैंडलूम पर उनकी साड़ियां बनाते हैं, कुछ जमीन पावर लूम ने ले ली है। इनको असल में अगर एक जमात के तौर पर बोला जाए तो ये सब बुनकर है। कहां से कहां पहुंच गया, कब से आप ये काम कर रहे हैं और आज क्या हालत है? अरे हमारी उम्र 62 साल की है और हम करीब जो है 20 साल की उम्र से काम में लगे हैं और बस आज भी वही लुंगी और गंजी में है। हथकरघा बुनकरों के लिए एक संविधान बना था, हथकरघा आरक्षण अधिनियम 1985 और 86। उसमें 22 एटम पावरलूम पे न चले, ऐसा संविधान में आज भी है, लेकिन उसका खुला हुआ मजाक उड़ा रहे हैं ये पैसे वाले पूंजीपति। हमारी जो समस्या है सूरत से, हम कोई चीज नहीं क्रिएट करते हैं तो फौरन जो उसकी डुप्लीकेट जो है सूरत में होती है। कितना कमा लेते हैं? अरे बस ये 100-125 रुपया कमाते हैं दिन भर में, और क्या। इसमें हम लोग बनाते हैं खाली बस। 7 साल से हम इस काम को छोड़ चुके हैं। हमारी आँख की रोशनी कम हो गई। देखे होंगे कितना महीन धागा ये। अब हम किसी को सिखाने की हिम्मत नहीं रखते, इसलिए कि इससे इतना जल चुके हैं। जितने लोग इससे जुड़े हैं हम सब एक तरफ एक लोग को दे देंगे, लेकिन कोई हमारी परेशानी सुने तो। जब ऐलान हुआ मोदी जी का कि पावरलूम बढ़िया आएगा यहाँ पर, फौरन आंदोलन चालू किया और जबरदस्त आंदोलन के साथ हमारे लोग जो बुनकर बहन भाई हैं सब साथ हुए। हमारी ये बात हुई है कि हमारा जो है कोटा हैंडलूम का अलग रखा जाएगा और पावरलूम का जो आएगा वो अलग रखा जाएगा। मजबूर होकर बनारसी ये तरीके से जो इस समय मर रहा है। अब यहाँ कोई अपने बच्चों को सिखाना नहीं चाहता, ये काम सिखाना नहीं चाहता, कोई नहीं सिखाना। सिखाना इसलिए नहीं चाहता कि उससे दूसरा काम में उस बच्चों को लगा देगा तो वो 100, 150, 200 गारा मट्टी वाला कमा लेगा और वो सोचेगा कि 14 साल बाद हम किसी बच्चे को ले तो किस उम्मीद पर लें। जब हम ही बेकार हो गए तो उसको किस उम्मीद पर सिखाएं। ये कबीर के सृजन के वंशज हैं, जिन्होंने सृजनात्मकता सीखी कबीर से। उन्हीं के लोग हैं, पूर्वजों से ये काम करते चले आ रहे हैं। जो ताना बाना कसते थे, आज उनका खुद ताना भी ढीला हो चुका है और बाना तो न जाने कहां उड़ गया। खुद बनारस से ये पलायन कर चुके हैं, रोजी रोटी को मोहताज है, गारा उठाने को तैयार है, लेकिन अब किसी तार का काम नहीं करना चाहते, किसी धागे का काम नहीं करना चाहते और नहीं कहलाना चाहते हैं बुनकर या जुलाहा। ये भूल चुके हैं अपना नाम, ये खुद खत्म कर देना चाहते हैं अगली पीढ़ी से बुनकर शब्द का नाम। चलते हैं बनारस के किसी और इलाके में, वहां किसी प्रत्याशी से मिलेंगे, नहीं तो जनता की समस्या सुनेंगे और देखते हैं क्या सोचता है बनारस का वोटर। कांग्रेस के प्रत्याशी अजय राय हमें जनसंपर्क करते हुए टकरा गए हैं। उनसे भी पूछ लेते हैं कि आखिर उनका चुनाव कैसा चल रहा है आपका? और मैं समझता हूं कि हमारे पार्टी के वर्कर्स एकदम सड़क पर उतरकर काम कर रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं। किससे लग रहा है? एक तो नरेंद्र मोदी आए हैं चुनाव लड़ने, दूसरे अरविंद केजरीवाल आए हैं चुनाव लड़ने के लिए। किससे आपको अपना मुकाबला महसूस होता है? आप पिछली बार भी चुनाव लड़े थे। नहीं, सीधी टक्कर भारतीय जनता पार्टी से है। भारतीय जनता पार्टी से सीधा मुकाबला है और इस बार बनारस के लोग बाहर के व्यक्ति को, चाहे वो नरेंद्र मोदी के रूप में हो, चाहे अरविंद केजरीवाल के रूप में हो, बनारस की जनता इस बार बाहर के लोगों को पसंद नहीं कर रही है। जनता दल यूनाइटेड ने आम आदमी पार्टी को समर्थन दे दिया, इससे आपके चुनाव पर क्या फर्क पड़ेगा? जनता दल यूनाइटेड का यहाँ कोई असर नहीं है, ना आम आदमी का कोई असर है। पर कोई गांव में शायद जहाँ तक मेरी जानकारी है कि शायद किसी गांव में खाता तक नहीं खुलेगा ये लोगों। कौमी एकता दल ने आपको समर्थन किया है यकायक अचानक, जबकि दोनों 36 है, मान दोनों 36 का आंकड़ा।
ये 63 कैसे हुआ? इस 63 का क्या कोई लाभ मिलता दिखाई दे रहा है या इसके पीछे कोई सियासी रणनीति? ये न 36 है न 63 है, ये सिर्फ और सिर्फ पार्टी के डिसीजंस हैं। कांग्रेस पार्टी ने ऊपर जो भी उनके बड़े हमारे नेता हैं, बात हुई होगी, उन्होंने डिसीजन लिया है, उनका निर्णय है। काशी की बस एक राय। ये थे कांग्रेस प्रत्याशी अजय राय, जिनका कहना है कि उनका मुकाबला भाजपा के नरेंद्र मोदी से है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनका कहना है कि कौमी एकता दल का समर्थन केंद्रीय नेतृत्व ने किया है और इसका क्या लाभ होगा, क्या नुकसान होगा, कितना फायदा मिलेगा, ये 16 तारीख का नतीजा ही सामने बयां करेगा। आगे चलते हैं बनारस के किसी और गली में, किसी और मोहल्ले में। कौमी एकता दल जो मुख्तार अंसारी जिनकी अगुवाई करते हैं और अजय राय जो आपके प्रत्याशी, उन्होंने समर्थन दिया है, तो इस जिनमें पालेबंदी रहती थी उनको जो समर्थन मिला है उससे लाभ होगा या ये ऋणात्मक जाएगा? मुख्तार ऐसा नहीं था कि उनकी पार्टी ने जाके आपको समर्थन कर दिया। चूंकि हम लड़ रहे हैं, क्योंकि हमने संघर्ष किया, हमारा प्रत्याशी उतना दमदार है कि उनको भी मजबूरी थी कि हमें समर्थन दें। हम चूंकि इतने मजबूत स्थिति से नरेंद्र मोदी जी को टक्कर दे रहे हैं कि उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है कि वो हमारे सिवा को देख, क्योंकि अगर सेकुलरिज्म की जहां रोकने की बात है तो वो अजय राय जी है। जिला पंचायत से लेकर के सांसद और नगर निगम मेयर तक जो भाजपा के विगत 35 सालों में आए। बीच में राजेश मिश्रा आए थे जो कुछ विकास किए, फिर बीच में आ गए जोशी जी, यहाँ से अटैची लिए चल गए। वैसे ही मोदी भी करेंगे, अटैची लेकर चले जाएंगे चुनाव लड़ करके। बनारस में लड़ रहे हैं, वहां से लड़ रहे हैं, गुजरात से लड़ रहे हैं। अगर उनको बनारस पर आना होता तो वहां क्यों लड़ते? यहाँ से लड़ना है, अगर इसका मतलब जाना है उनको है। अगर उनकी लहर थी तो मिर्जापुर से लड़ना चाहिए था, भदोही से लड़ना चाहिए था, गाजीपुर से लड़ना चाहिए था। बनारस में क्यों अटैची लेकर चले आते हैं? 40 से ऊपर पारा पहुंच चुका है और राजनीतिक सरगर्मियां भी पूरी तौर पर सरगर्म है। और ऐसे में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अगर आकर बनारस में हमने बात नहीं की यहाँ के छात्रों से, यहाँ के लोगों से, तब तक बात बनती नहीं। और खासकर जब मोदी और अरविंद केजरीवाल जैसे लोगों से पूरी तरह सियासी माहौल गर्म हो चुका है। कैसा माहौल लग रहा है यहाँ का सियासत का? चाहे जो भी जीते, हमें उम्मीद है कि ये लोग यहाँ के लोकल स्थानीय मुद्दों को ज्यादा से ज्यादा तरजीह देंगे। यहाँ दिग्गजों के आने से, अरविंद केजरीवाल जैसे नेताओं के आने से लोग कम से कम अपने अधिकारों के लिए जागरूक हो रहे हैं। लोगों के पास से लड़ने की क्षमता आ रही है। बनारस एक आध्यात्मिक नगरी है और यहाँ के लोगों को उत्थान चाहिए। और स्वास्थ्य एक ऐसी चीज है जो हर एक की नीड है, हर एक जनता चाहती है कि स्वास्थ्य हो, तो इसलिए यहाँ पर एम्स बनेगा, तभी ये इसका उत्थान होगा। पिछले 1 सालों में जो बेहतर काम समाजवादी पार्टी की सरकार ने बनारस के लिए किया है, उसने डिवाइडर बनवाए, अतिक्रमण हटवाए, शहर की अच्छी सड़क की और लगभग 1000 करोड़ रुपए यहाँ पे पीडब्ल्यूडी की सरकार ने, उत्तर प्रदेश की सरकार ने यहाँ बनारस के लिए स्पेशली दिया है, चाहे ओवरब्रिज का। अगर सड़क पर आप चलेंगे तो स्पॉन्डिलाइटिस आपको होगा, अगर आप प्रदूषित हवा लेंगे तो लंग्स की प्रॉब्लम आपको होगी, आप ठीक से बिना बिजली के सो नहीं पाएंगे, हाइपरटेंशन और दिल की बीमारी आपको होगी। उस शहर के विकास के लिए क्या कहेंगे सर? इस टाइम बनारस की रोडें तो सभी अच्छी करीब करीब हो गई है और जितना नहीं भी उसमें काम चल रहा है सर। मैं विश्वनाथ मंदिर के पास में रहता हूँ, कोर बनारस में रहता हूँ। वहाँ से यहाँ आने में अगर कोई इमरजेंसी में व्यक्ति जी रहा है, 20 मिनट के अंदर अगर उसको इलाज चाहिए तो वो व्यक्ति मर जाएगा। क्या लगता है कौन यहाँ की सड़क ठीक कर देगा? कौन यहाँ पे कौन सी सरकार होनी चाहिए? कौन सा होना चाहिए? कौन होना चाहिए? नरेंद्र मोदी। आपको लगता है वो वडोदरा से भी लड़ रहे हैं, यहाँ भी लड़ रहे हैं, लौट के आएंगे यहाँ? नहीं सर, यहाँ आएंगे लॉलीपॉप की तरह आ रहे हैं, जीतेंगे, उसके बाद काम निकलेगा, यहाँ से निकल लेंगे, यहाँ रुकने वाले हैं। सर विकास के लिए रहना और नहीं रहना में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। वोट देने जाएंगे आप? किस मुद्दे पे? सर बेरोजगारी को दूर करने के लिए, अच्छी शिक्षा के लिए। किस मुद्दे पे? हम विकास के मुद्दे पे, हम लोग सर विकास के मुद्दे पे। हाँ बताइए। विकास के मुद्दे पे अरविंद केजरीवाल को अपना जो एनजीओ बेस्ड पॉलिटिक्स है उसको क्विट करना होगा। अगर वो वाकई में जनता के लिए कुछ करना चाहते हैं तो एक्ट एज अ पॉलिटिशियन, एज अ लीडर। अभी भी वो अपनी एनजीओ की जो इमेज है उससे निकले नहीं है। केजरीवाल को जिसको जो कहना है कहे, लेकिन बनारस में या पूरे देश में देखिए उसके पार्टी का यह दबाव है कि लोग विकास और भ्रष्टाचार के मुद्दे पे बात कर रहे हैं। राजनीति की पहली पाठशाला छात्र जीवन, राजनीति की पहली पाठशाला विश्वविद्यालय, और इस छात्र राजनीति से न जाने कितने तमाम राजनेता पैदा हुए। इसकी एक बड़ी फैक्ट्री दिल्ली यूनिवर्सिटी में है, लेकिन एक बड़ा कारखाना बनारस काशी हिंदू विश्वविद्यालय भी है, जहां से तमाम नेता पैदा हुए, छात्र राजनीति करते हुए।
यहाँ पर मुद्दे भी हैं, यहाँ पर बहस भी है, यहाँ पर एक दूसरे पर छींटाकशी भी है। कहीं बनारस की सेहत खराब है तो कहीं आम आदमी की सेहत खराब है, कहीं सरकार के सिस्टम की सेहत खराब है, तो कोई सेहत की मांग कर रहा है, कोई सड़क की, तो कोई अतिक्रमण दूर करने की बात करता है। एक चाय वाला जो अपने आप को कहता है कि मैं चाय वाला रहा हूं और यहां तक पहुंचा हूं, उस चाय वाले से इन चाय वालों को लेते हुए आप कैसे लड़ेंगे? बनारस का मशहूर पान है और मैं जन्मजात पान वाला हूँ, पैदाइश की। बनारस के घाट मशहूर हैं, बनारस की गलियां मशहूर हैं, बनारस का पान मशहूर है और इन गलियों में चाय की दुकानें बहुत मशहूर हैं, क्योंकि बनारस की सुबह ही गुनगुनी होती है, तेज पत्ती वाली होती है और अदरक भी पड़ी होती है यहाँ की बातों में, बहुत चीज पड़ी रहती है, इलायची की मिठास भी होती है और कुछ को तेज पत्ती, कुछ को दूध ज्यादा, स्पेशल बोलते हैं, स्पेशल है। आप बताइए कि यहाँ का जो चुनावी मिजाज है, जो चुनावी माहौल है, उसमें कितनी अदरक है और कितनी इलायची है? देखिए, यहाँ के अगर चुनावी में देखेंगे तो इलायची के साथ साथ उसमें इतनी मिठास है ना कि क्योंकि उसके अच्छे दिन आने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर लोगों का ये भी कहना है कि मोदी आएंगे तो रुकेंगे नहीं, चले जाएंगे वडोदरा। नहीं तो मोदी तो यहाँ आने वाले हैं अभी ना, अब यहाँ आएंगे क्या होगा? ये निर्णय अभी से कैसे हम लोग मान लें? रहेंगे रहने वाले हैं बनारस के अंदर, बनारस के अंदर रहेंगे मोदी। गुजरात तो गुजरात तो उनका बना ही है, ये प्रचार हो रहा है। मोदी तो बनारस में ही रहेंगे, काशी में गंगा मैया की गोद में खेलेंगे। ये बनारस की मलंगियत है। लेकिन बताइए, अरविंद केजरीवाल भी यहाँ पर हैं, आपके एक लोकल प्रत्याशी हैं कांग्रेस के, अजय राय भी लड़ रहे हैं यहाँ पर, चौरसिया समाजवादी पार्टी से भी लड़ रहे हैं। क्या स्थिति लग रही है? देखिए, केजरीवाल की तो जमानत जब्त हो जाएगी और मोदी की टक्कर में कोई नहीं है। कहाँ विकास हो रहा बनारस का जो है, हम कहते हैं जो ठीक है विकास मॉडल गुजरात में, क्या यहाँ हो पाएगा? 15 साल से एक काम मुरली मनोहर जोशी ने व्यापारियों को 3 बार बुलाया, व्यापारियों ने संगठन में, एक बार नहीं आए, केवल वो दिल्ली में रहे। कांग्रेस की गवर्नमेंट है, 10 वर्षों से सेंट्रल में कांग्रेस की गवर्नमेंट है, सपा बसपा जितने भी लोकल दल हैं वो सब उनका समर्थन करते हैं। जब चुनाव आता है तो कहते हैं कि भैया हम दूर हैं जो है। यहाँ पे सिर्फ किसानी बिजली खंबा नोचने वाली स्थिति है और शोर मचा रहे हैं। शोर मचाने से कोई नतीजा निकलने का नहीं है और नरेंद्र मोदी जी अपने जीवन में अपने जीते जी प्रधानमंत्री का सपना देख सकते हैं, प्रधानमंत्री बन नहीं सकते। यहाँ पर अजब सा नजारा हो गया है। अजब सा नजारा हो गया है, समाजवादी पार्टी का जुलूस भी निकलने लगा है सामने। मोदी 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 हर 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 मोदी। ये है नजारा, ये है नजारा बनारस के तंग गलियों का, जहां पर चाय भी बिकती है और चाय के साथ चुनावी चकचक भी होती है, चुनावी चकचक भी होती है, चुनावी माहौल किस तरीके का मलंग है यहाँ पर, ये देखने को साफ तौर पर मिल सकता है। अब चलते हैं बनारस की दूसरी गलियों में और देखते हैं कि आखिर वहाँ क्या हाल है। समाजवादी पार्टी प्रत्याशी कैलाश कांवरिया हमारे साथ हैं, उनसे
पर बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर वो किस तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि सरकार उनकी है और जवाबदेही भी उन्हीं की होगी। आपकी सरकार है उत्तर प्रदेश में और अभी 3 साल की सरकार बाकी भी है, कार्यकाल उसका बकाया है। ऐसे में जिम्मेदारी आपकी बनती है। क्या बता रहे हैं बनारस वालों को, क्या करेंगे, किस मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं? विकास के मुद्दे पर, मान सम्मान के मुद्दे पर, और आज़ादी के बाद 67 सालों में 2 साल के अंदर जितना माननीय मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी ने जितना 2 वर्षों में बनारस का विकास किया, उतना विकास आज तक कभी नहीं हुआ था। यहाँ पर बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ने आए, जो गुजरात के मुख्यमंत्री भी हैं। आम आदमी पार्टी जिसने दिल्ली में सरकार बनाई, उनके अरविंद केजरीवाल भी यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, और अब अजय राय भी। किससे मुकाबला महसूस कर रहे हैं अपना? कोई से नहीं मुकाबला है। हमने 2 लाख लोगों को सीधा सीधा लाभ पहुंचाया है। बेरोजगारी भत्ता, कन्या विद्याधन, बड़े बेटियां बड़े बेटियां, लैपटॉप। चाय की दुकानें भी यहाँ खूब है, गली गली है, नुक्कड़ नुक्कड़ है, हर फुटपाथ के ऊपर एक चाय की दुकान दिखाई देती है। और ऐसे में एक चाय वाला जो अपने आप को कहता है कि मैं चाय वाला रहा हूं और यहाँ तक पहुंचा हूं, उस चाय वाले से इन चाय वालों को लेते हुए आप कैसे लड़ेंगे? बनारस का मशहूर पान है और मैं जन्मजात पान वाला हूँ, पैदाइशी, और यहाँ का पान प्रसिद्ध है और साड़ियाँ, 2 चीज़ें यहाँ की प्रसिद्ध हैं। देवी देवता से लेकर हर कामों में, मुख शुद्धि से लेकर तमाम शरीर के बीमारियों को दूर भगाने का भी काम पान के द्वारा होता है। क्या लगता है कि चाय वाले भी आपके साथ है और पान वाले भी आपके साथ है? और सारी पता करेंगे तो चाय वाले भी हमारे होंगे, पान वाले तो हम स्वयं ही हैं। ये रामेश्वर प्रसाद चौरसिया पान की दुकान है। कहते हैं पान जो है बनारस का अगर खा लो तो बंद अकल का ताला भी खुल जाता है। जी हाँ, इसलिए कि यह काफी बड़ी प्राचीन पान की दुकान है और हर एक नेता, हर एक हीरो यहाँ से पान खा के ही निकले। अच्छा, इस समय राजनीति का पान लग रहा है, उसमें कोई गुलूकंद डाल रहा है अपनी पार्टी के नारे का, कोई किमाम डाल रहा है अपने एजेंडे का। आपको क्या लगता है यहाँ का सियासी माहौल कैसा है, यहाँ की राजनीतिक स्थितियां क्या है, चुनाव कैसा रंगीन है, कितना मीठा है बनारस के पान की तरह, या कहीं पे कुछ कट्ठा ज्यादा हो गया या चूना ज्यादा हो गया? हाँ, ज्यादा कट्ठा हो जाने से तो पान बिगड़ भी जाएगा। और रही राजनीतिक माहौल, तो राजनीतिक माहौल में जो है इस समय जो है हमारा कांग्रेस जो है अच्छा काम कर रहा है बनारस में। इनकी तहजीब भी अलग है, इनका मिजाज भी अलग है, और अब इनका कहना है कि सियासी माहौल में जरा सा भी कत्था, जरा सा भी चूना अगर किसी एजेंडे और किसी नारेबाजी का पड़ा तो मुंह कसैला हो जाएगा और मुंह कट भी सकता है। अब देखना होगा कि बनारस की ये गिलौरी, ये सियासी गिलौरी आगे मुंह में कैसा रंग लाती है। वीडियो जर्नलिस्ट निजाम के साथ मैं मनोज राजन त्रिपाठी बनारस की इस इलेक्शन यात्रा को यहीं पर विराम देते हैं, यहीं पर पड़ाव देते हैं। कल आपको लेकर चलूंगा आजमगढ़, ताकि बता सकूं और दिखा सकूं कि पूर्वांचल की 27 सीटों को लेकर आखिर क्यों बनारस की तरह ही अहम है आजमगढ़। नमस्कार।